तो जब कॉजेज की मैं बात कर रहा था, ये चार कॉजेज हैं। इनएक्यूरेट इनिशियल एस्टिमेट्स हो, न्यू रेगुलेशंस हो, मिस रिक्वायरमेंट्स हो, या स्पेसिफिकेशन चेंजेस हो। इन चार सूरतों में चेंज रिक्वेस्ट की जा सकती है प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट में। वजह यही रहेंगी एजाइल के लिए भी, लेकिन वहां तरीका इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि आसान तरीका है। और उसमें इतना वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिव अबाउट ब्रिंगिंग द चेंज। अच्छा जी, ये इस स्लाइड के ऊपर शायद हमने पहले डिस्कस किए थे या नहीं किए थे। ये 12 प्रिंसिपल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। अब हम इसको मिस आउट अमूमन इसलिए कर जाते हैं कि ये हमेशा से नहीं थे। जो पुराने वर्जन थे पीएमबीओ के, ये जो रॉय आपने पढ़ा होगा, उस जमाने में कोई प्रिंसिपल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नाम की चीज हुआ ही नहीं करती थी। नहीं थी। ये वेरी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये एजाइल के आने के बाद, इंट्रोड्यूस होने के बाद, क्योंकि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि एजाइल के भी 12 प्रिंसिपल हैं। तो इन्होंने जनरल मैनेजमेंट, जो जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसके लिए भी 12 प्रिंसिपल बनाए हैं, और इस तरह के बनाए हैं जिसमें प्रिडिक्टिव भी कवर हो सके, एजाइल भी कवर हो सके, हाइब्रिड भी कवर हो सके। जैसा भी प्रोजेक्ट है वो इन 12 असूलों के अंदर आता है। अच्छा, ये 12 प्रिंसिपल जो हैं, ये हमारा इस वक्त फोकस नहीं है। आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन असल में जो हमारा फोकस है वो 12वां प्रिंसिपल है। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि ये वो बुनियादी फाउंडेशंस हैं जिसपे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पूरी दुकान खड़ी है। और उसमें चेंज को इतनी अहमियत दी गई है कि वो 12वें प्रिंसिपल के तौर पे दिखाई गई है। एनेबल चेंज टू अचीव द इनविजन फ्यूचर स्टेट। कि चेंज को एनेबल करें, चेंज को पॉसिबल करें, चेंज को नामुमकिन मत बनाएं। अब ये बात ऐसी है जो कि प्रिडिक्टिव के लिए भी ठीक है, और एजाइल के लिए तो है ही ठीक। लेकिन प्रिडिक्टिव है क्योंकि हम बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इसलिए ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि चेंज को रिस्ट्रिक्ट ना करो, बल्कि इनेबल करो, क्योंकि आपको क्या पता क्या गलती हो चुकी है और उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। इसलिए बेशक आप अपनी जो भी कंट्रोल एक्सरसाइज करना है करें, लेकिन चेंज को मुमकिन होने दें। एनीवेज, अगर आप नजर डालना चाहते हैं बाकी प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो वो पहले में कहता है जी, बी अ डिलीजेंट, रिस्पेक्टफुल एंड केयरिंग स्टीवर्ड। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि हैं तो ये जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, लेकिन इतनी सॉफ्ट टर्म्स में ये चीजें दी गई हैं कि वो जो सर्वेंट लीडरशिप की झलक हर जगह नजर आती है। और मैंने आपको ये बताया था कि सर्वेंट लीडर का रोल जो है वो कोई एजाइल के लिए मुख्तस नहीं है, बल्कि आप आम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रोडक्टिव में, हाइब्रिड में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एजाइल में सिर्फ वहाँ मजबूरी ये है कि वहाँ सर्वेंट लीडर के शिप के अलावा और कोई तरीका इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। एजाइल उसके बगैर सरवाइव ही नहीं करती। लेकिन बाकी जो सिस्टम है, बाकी जो प्रोडक्टिव और हाइब्रिड है, वो और तरीकों से भी चल जाएंगे, ऑटोक्रेटिक तरीके से भी चल जाएंगे, और सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वहां पे सर्वेंट लीडरशिप कोई लाजमी नहीं है, ऑप्शनल कह लीजिए ये है। दूसरा प्रिंसिपल है जी, रिकग्नाइज, एवेलुएट एंड रिस्पॉन्ड टू सिस्टम इंटरेक्शंस। हम सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी की कई बार बात कर चुके हैं, और हमें पता है कि सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह आपका प्रोजेक्ट अगर एक सिस्टम है, तो उस सिस्टम के अंदर भी उसके पार्ट्स हैं, और उन्हीं पार्ट्स की मूवमेंट से पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है जी। तो हमें ये बात समझनी होगी कि अगर हमने इसे वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह चलाना है, तो तमाम हिस्से पुर्जे जो हैं इसके, वो चालू हालत में होने चाहिए। फिर सिस्टम के हवाले से हमने एक और भी बात पढ़ी थी कि सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सादा सिस्टम भी हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी हो सकते हैं, और इतने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कि आपकी सोच है। लेकिन हमें घबराना नहीं है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कम्प्लेक्सिटी से नहीं घबराना। हाँ, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, ये कम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लिकेटेडनेस
एक खास हद से ऊपर निकल जाए तो वो नामुमकिन हो जाता है। अगर आप समझते हैं कि आप उस chaotic जोन में दाखिल हो गए हैं, तब तो प्रोजेक्ट नहीं चलेगा आगे। लेकिन उस हद तक पहुंचने में बड़ी जगह है, तो उस हद तक हमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डील करना ही पड़ता है। तो बेशक हम अपनी अप्रोच चेंज कर लें, लेकिन वी हैव टू लिव विद इट। ठीक है जी। तो जैसे और मेथड आप कहेंगे जी हम तो प्रोडिक्टिव प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसके अंदर ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, तो कंसिडर मूविंग ऑन टू हाइब्रिड आर ऑन एजाइल। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि वी कैन, मतलब ये शायद मैंने इतनी तफसील से पहले बात नहीं की थी, लेकिन ये जो वे ऑफ वर्किंग को चूज करना है, ये आप मिड प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है कहने का कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट तो आपने प्रोडिक्टिव किया था, यू मे एंड अप डूइंग इट इन एजाइल मैनर। मतलब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान हो सकती है। ऑल्दो ये नॉर्मल नहीं है, आमतौर पे ऐसा नहीं होता। हम पहले ही सोच समझ के किसी एक वे ऑफ वर्किंग को अडॉप्ट करते हैं। मगर एक्सट्रीम जो एक हद हो सकती है वो ये हो सकती है कि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाए मामला कि हमें तरीका कार ही बदलना पड़े, अप्रोच ही बदलनी पड़े। ठीक है। चौथा प्रिंसिपल है जी, क्रिएट अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट टीम एनवायरनमेंट। इसमें हम काफी बात कर चुके हैं कोलैबोरेशन के हवाले से, कि टीम जो है वो कोलैबोरेट करेगी, कंसेंसस गेन करेगी। फिर बहुत सी बातें हमने की इस सिलसिले में। फिर जनाब लीडरशिप को आप जानते ही हैं, लीडरशिप बिहेवियर को डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा। और ये बात हमने लीडरशिप में पढ़ी थी कि लीडरशिप का कोई एक स्टाइल आपने अपना रखा है, तो ये कोई बहुत जबरदस्त बात नहीं है। भले आपने सर्वेंट लीडरशिप भी अडॉप्ट कर रखा हो, हर एनवायरनमेंट में इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो, शायद एक अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने प्रोजेक्ट की जरूरत को देखकर लीडरशिप का बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट करना है, वो स्टाइल आपने अडॉप्ट करना है। आज मैं बैठा हुआ एक प्रेजेंटेशन बना रहा था। मैंने कहा कि एक ऐसी प्रेजेंटेशन बनाते हैं जिसके अंदर एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप तफसील से डिस्कस हो। तो वो मैंने उसकी कोई 200-300 स्लाइड्स बनाई हैं, लेकिन अभी मैं उनको बिल्ड कर रहा हूँ। मगर ये है कि मेरा इरादा है कि एक लीडरशिप के ऊपर एक छोटा सा कोर्स हम शुरू करने करेंगे। और वो जो मैंने राय आपके साथ कुछ शेयर किया था, बहुत सारा डाटा, राइट। उसके अंदर जितनी भी चीजें लीडरशिप से रिलेटेड थी और उसके अलावा जो मुख्तलिफ जगहों से मैंने पढ़ रखी हैं, मैंने उन सबको उसमें शामिल करने की कोशिश की है। अभी इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, और वो इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत सी चीजें तो हमने वैसे ही डिस्कस की हुई हैं आपके साथ, लेकिन ये है कि दैट कुड बी एट सम लेटर स्टेज इन टाइम, अगर आप चाहें तो हम वो काम भी कर सकते हैं, लीडरशिप का एक कोर्स डिजाइन कर सकते लीडरशिप along with emotional intelligence। हैं। जी, सब कुछ उसमें शामिल है। हर तरह की लीडरशिप मैंने उसमें डाल दी है। एजाइल लीडरशिप, लीन लीडरशिप, टॉक्सिक लीडरशिप, हर तरह की लीडरशिप मैंने उसके अंदर डिस्कस कर ली है। सिर्फ ये है कि अभी उनकी तफसीलात बनानी है। मैंने कुछ स्लाइडें तो बना दी है, लेकिन अभी उनके अंदर बहुत सारा समझाने वाली चीजों को एक्सप्लेन करना है और इस तरह की चीजें करनी है। तो मेरा ख्याल है वो 4-5 500-600 स्लाइड्स तक बात चली जाएगी। बट दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। और किसी हद तक जब एजाइल की बात करेंगे तो थोड़ा सा एजाइल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जब लीन की बात करेंगे तो लीन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। इस तरीके के साथ हम हर स्टाइल और हर उसको उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने उसके अंदर कुछ चीजें नहीं डाली। सिक्स सिग्मा की डिस्कशन मैंने उसमें नहीं डाली। मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी ऐड किया जाए, क्योंकि वो भी एक जबरदस्त स्टाइल है। और ये बात सिर्फ लीडरशिप, रॉ लीडरशिप पे ना रह जाए, बल्कि स्पेसिफिक लीडरशिप पे बात हो सके कि जनाब किस तरह का है। एनीवेज, वो तो खैर एक अलग डिस्कशन हो जाएगी। अगला पॉइंट है जी, ऑप्टिमाइज रिस्क रिस्पॉन्स। जिसमें पूरी जो आपने रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से चीजें हमने पढ़ी हैं उनको जेन में लेके आए। तो रिस्क को कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, जो नेगेटिव रिस्क है उसके होने की प्रोबेबिलिटी को घटाकर और उससे होने वाले नुकसान को कम करके, और जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए इन दोनों चीजों को बढ़ाना होता है। एनीवेज, और फिर जब हम रिस्क को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो मुसलसल हमारी ये कोशिश है कि रिस्क को
इस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए कि हमें उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। देखें ना, हम रिस्क को पहले तो प्लान करते हैं, रिस्पॉन्स बनाते हैं, फिर हम उसके ऊपर नजर भी रखते हैं। ये जो नजर रखने वाला अमल है, वो असल में हमें ऑप्टिमाइज करता है कि हम रिस्क की रिस्पॉन्स को सही वक्त पे, सही मौके पे, मोस्ट एफिशिएंटली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि उससे ज्यादा फायदा अखज किया जा सके। फिर है जी, इफेक्टिवली इंगेज विद स्टेक होल्डर्स। चैप्टर 1 को रेफर करें आप, जहां बिजनेस एक्यूमेंट शुरू किया था, और उसके बाद हमने अपना स्टार्ट दी प्रोजेक्ट, खासतौर पे जो दूसरा लेसन था, उसके अंदर हमने स्टेक होल्डर को, कम्युनिकेशन को अ, पूरी तफसील के साथ डिस्कस किया। तो स्टेक होल्डर कोई भी हो, बंदा हो, कस्टमर हो, टीम का मेंबर हो, एवरीवन इज अ स्टेक होल्डर। उन सबको आइडेंटिफाई करना और करते रहना थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर उनके साथ जो मैट्रिक्स वगैरह बनाए थे, उनको उसके मुताबिक प्रोजेक्ट के एंड तक एंगेज रखना, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक असूल है। फिर जनाब, जो अगला असूल है वो टेलर बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट है। जो एक लफ्ज हमने इस्तेमाल किया था, कस्टमाइजेशन या टेलरिंग, जरूरत के हिसाब से आप अपना तरीकाकार बदल सकते हैं। एक तो टेलरिंग की इजाजत आपको शुरू में ही दे दी, चूज योर ओन वे ऑफ वर्किंग। कैसे काम करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट को देखें और फैसला करें कि ये प्रोडक्टिव तरीके से करना है, हाइब्रिड तरीके से करना है, या एजाइल तरीके से करना है। लेकिन अभी मैंने आपको एक बहुत बड़ी बात बताई कि मैंने आपको ये पॉसिबिलिटी भी सामने रख दी कि हो सकता है आप प्रोजेक्ट को तो प्रोडक्टिव तरीके से स्टार्ट कर चुके हों, लेकिन डाउन द रोड, in the mid of the project, situation changes and you suddenly you know, decide to move over to hybrid or agile automatically। तो चलते चलते प्रोजेक्ट के अंदर हम चीजों को बदल लेते हैं। ये भी एक इम्कान जरूर बाकी है। फिर टेलरिंग आपकी हर चीज के अंदर है। जो भी कोई आप डॉक्यूमेंट या इंफॉर्मेशन रेडिएटर के चीजें बनाते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से उनको टेलर करें, ताकि आपकी बेस्ट एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ सके। तो टेलरिंग इज वेरी नॉर्मल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट्स अलाउड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और ये बल्कि उसका एक वन ऑफ द प्रिंसिपल्स है। ये ये जो अभी सर आपने स्टेटमेंट दी है जी कि जी। आपने प्रेडिक्टिव से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हम्म और फिर आप उसे हाइब्रिड या एजाइल में बदल दें। हम्म मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे ही आपने उसे एजाइल में बदला हम्म। तो वो हाइब्रिड तो बन ही गया। नहीं नहीं, एजाइल में देखें, एजाइल में बदलने का मतलब ये है कि बिल्कुल ही कायाकल्प हो जाए, मतलब उसमें वो प्रिडिक्टिव की कोई गुंजाइश ही ना बाकी बचे। ये जरा हमें नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। हमें स्टेप वाइज चलना चाहिए। पहले हाइब्रिड में कन्वर्ट करें, ऊपर वालों को कहें हम्म यार आप जैसे काम कर रहे हैं करते रहें, अपने प्रोजेक्ट हम्म प्लान को जिस तरह से बनाया आप बनाते रहें, लेकिन नीचे जो हम काम कराएंगे वो एजाइल पे कराएंगे। तो अगर हम लोगों को तैयार कर लें, टीमों को प्रिपेयर कर लें, तो हम ट्रांजिशन कर सकते हैं हाइब्रिड के अंदर। अच्छा, अब हाइब्रिड का अगर पूरा ही माइंडसेट चेंज करना है और पूरा ऊपर से नीचे तक सिस्टम एजाइल करना है, उसमें कुछ टाइम शायद और लग जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि चलते हुए प्रोजेक्ट को हम अचानक एक एक दिन एजाइल बना दें। हम्म। ठीक है जी। मगर लाजमी बात है कि उसको हाइब्रिड से गुजर के ही एजाइल बनना पड़ेगा। डायरेक्ट जंप लेना शायद बहुत मुश्किल होगा। हम्म। अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, embrace adaptability and resiliency। although this looks like more of a agile principle, मगर ये बात आपको माननी पड़ेगी कि इवन इन प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट हम चेंज अलाउ तो करते हैं ना, अडॉप्ट तो करते हैं ना सिचुएशन के हिसाब से। चेंज रिक्वेस्टें तो बनती हैं। तो इन अ वे, ऑल्दो रिस्ट्रिक्टिव, बट adaptability and resilience is always there। फिर जनाब, हम्म। फोकस ऑन वैल्यू। फिर वही मैं कहूंगा कि बिजनेस वैल्यू और बिजनेस एक्विपमेंट के ऊपर जाएं। वो जो पढ़ा था, तो वो कहता है कि फोकस अपना हमेशा वैल्यू पे रखें, प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वो आपके प्राइम होनी चाहिए माइंड में कि हम जो कर रहे हैं, क्या वो वैल्यू जनरेट कर रही है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यू जनरेट कर रही है, क्या वो प्रोजेक्ट के मकासद पूरा कर रही है। तो हमेशा आपकी नजर, आपका फोकस वैल्यू पे ही रहना चाहिए। हम्म। 11वां प्रिंसिपल,
क्वालिटी के हवाले से है कि बिल्ड क्वालिटी इनटू प्रोसेसेस एंड डिलीवरेबल, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू हम एक ऐसा सिस्टम वजा कर देते हैं कि क्वालिटी कम्स नेचुरल टू द सिस्टम। क्वालिटी जो है वो बेलाख किस्म की क्वालिटी मुकम्मल तौर पे एप्लीकेबल है, अश्योर भी करना जान रहे हैं, कंट्रोल भी करना जानते हैं। और वो जो बातें मैंने आपको कहा था कि लोगों को अश्योरेंस और कंट्रोल के दरमियान का फर्क नहीं पता, अगर आपको पता चल जाए, जो कि लग गया आपको, तो फिर आपके लिए क्वालिटी को बिल्ट इनटू द सिस्टम कर देना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12वां प्रिंसिपल चेंज के हवाले से है कि एनेबल चेंज टू अचीव दी एनविजन फ्यूचर स्टेट। कि नजर रखें कि हमने कर पहुंचना कहाँ है, उसको अपने ऑब्जेक्टिव के तौर पे जेहन में रखें, एक शाइनिंग स्टार के तौर पे रखें, और आपकी जो भी चेंजेस हो रही हैं वो उस डायरेक्शन में आपको पहुंचाने के लिए कारआमद साबित होनी चाहिए। एनीवेज जी, ये तो थे इसके 12 प्रिंसिपल्स। आगे चलते हैं। वैसे आपको मैं वो चेंज का मॉडल भी पढ़ा चुका हूँ, एडकार मॉडल, और वो ब्राइट लाइन का कंपस वाला भी सिस्टम पढ़ा हुआ है आपने। बट यहाँ पे हम चूंकि मैं सिर्फ मॉनिटरिंग की बात करें तो हम सिर्फ मोटी मोटी बात करेंगे। अगली जो स्लाइड है हमारी वो है कि मॉनिटर एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि अक्सर तब्दीलियां या जो झटका आपको मिलता है वो माहौलियात की तरफ से, प्रोजेक्ट की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ से मिलता है। अचानक जंग हो जाए, अचानक वबा फैल जाए, या उस प्रोजेक्ट की जरूरत ही खत्म हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोजेक्ट की जरूरत कैसे और कब खत्म हो सकती है। एंड उस वक्त जब आपका बिजनेस केस इनवैलिड हो जाएगा तो प्रोजेक्ट की जरूरत खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट का बिजनेस केस तो बनाया था किसी ने, बिजनेस एनालिस्ट ने, प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले। और उस जमाने में जो लोग स्पॉन्सर थे या जो लोग भी हेम ऑफ अफेयर्स पे थे, उन्होंने इजाजत दी थी कि हाँ यार ये सूदमंद है, इस काम को कर लेना चाहिए। याद होगा कि उस वक्त जब बिजनेस केस कर किया जा रहा था तो उसने, बिजनेस एनालिस्ट ने ये सारे तरीके इस्तेमाल किए थे, बेस्ट एनालिसिस, टी कॉप, बूका। और जहां तक कि हम भी जब प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वो जो बिजनेस केस उसने हमें दिया था वो फिर हमारी प्रॉपर्टी बन गया था, और उसके मुताबिक ही हम अपना प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे थे। और जहां जहां भी कहीं भी कोई फैसला लेना पड़ता था तो हम, जहां इंटर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एवेल्युएट करने की कोशिश करनी होती थी, तो हम भी टेस्ले, टीकॉप और वूका टाइप के एनालिसिस को इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी। अब वो ये कह रहा है कि चूंकि बिजनेस केस को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, तो कई बार आपको देखना पड़ेगा कि हालात और वाकयात बदल रहे हैं, तो एक दफा फिर एनालिसिस करके देख लिया जाए, ये साबित कर दिया जाए कि ये प्रोजेक्ट अभी भी वैलिड है, या इसकी जरूरत खत्म हो गई है, या माहौल इसको अलाउ नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी सिंपल सी रीजन है, फंडिंग आपको जो आ रही थी वो पानी बंद होगी, खत्म बात, कहानी खत्म। फंडिंग बंद हो गई है तो काम कैसे करना है? कोई हालात ही होंगे ना, कोई मामलात ही होंगे ना, ऐसे कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से अब पैसा नहीं मिलेगा, तो प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा। तो ये टूल्स आपको याद होंगे, इनको आप देखिए अपने बिजनेस केस को ट्वीक करने के लिए। और अगर बिजनेस केस किसी वक्त भी फेल होता है प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान, तो फौरी तौर पे रिकमेंड करेंगे कि प्रोजेक्ट को फौरन क्लोज कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अच्छा, एक मैंने बताई थी आपको चीज के, फेज गेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था प्रोडिक्टिव में, कि अगर प्रोजेक्ट को किसी वक्त अचानक बंद करना पड़े तो कोशिश ये की जाती है कि जो ऑनगोइंग फेज है उसके दरमियान उसको एकदम से शट अप ना कर दिया जाए, बल्कि हमें उस फेज को खत्म होने देना चाहिए। असूलन तो ये तरीका है, असूलन तो ये तरीका है कि हमें उस फेज को खत्म होने देना चाहिए। अगर तो कोई बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ गई है, कोई जंग ही छिड़ गई है, तो शायद हमें प्रोजेक्ट को यही छोड़ के भागना पड़े। लेकिन अगर तो कोई थोड़ा टाइम है हमारे पास, तो हम कोशिश करते हैं कि जो फेज ऑन गोइंग है वो बंद हो जाए, उसके बाद प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। या फॉर दैट मैटर हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा,
अगर टाइम वार्निंग टाइम बहुत कम है, तो कोशिश करें जितना भी फेज का काम पाए तकमील तक पहुंच सकता है उतना घसीट लें। मतलब ये है कि अचानक का मतलब ये नहीं है कि हर सूरत में आपने इस प्रोजेक्ट को बंद ही करना, आई मीन यहीं पे बंद करना है। इट कुड, अगर अगर थोड़ा बहुत सरवाइव कर सकता है तो कम से कम कोशिश होनी चाहिए कि ये फेज मुकम्मल हो जाए, तो फिर हम इसको क्लोज कर दें। खैर जी, चेंजेस को मैनेज करने के हवाले से इंटीग्रेटेड में तो आपको पता है कि बहुत ही सख्त माहौल है। चेंज रिक्वेस्ट जो है वो एक चेंज कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है। फिर हमारा जो इवन प्रोजेक्ट की जो प्रोसेसेस हैं इंटीग्रेशन की, उसके अंदर एक प्रोसेस है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। ये वो चीज है या ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू चेंज रिक्वेस्टें इकट्ठी होकर चेंज कंट्रोल बोर्ड के सामने पेश की जाती हैं। मतलब जिसने भी चेंज रिक्वेस्ट करनी है प्रोजेक्ट की लाइफ के दौरान कभी भी, वो आएगी इस एक जगह के ऊपर, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के पास आएगी। और इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल जो है उसको चेंज रिक्वेस्ट का पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा, चेंज कंट्रोल बोर्ड के सामने रखेगा, और फिर उनके फैसले के मुताबिक जो तब्दीलियां करनी है, कोई आर्टिफैक्ट्स बदलने हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई तब्दीली करनी है, बेसलाइंस में कोई तब्दीली करनी है, तो वो करने की इजाजत देगा। ये तो हो गया जी प्रोडिक्टिव वाला तरीका, एक सख्त माहौल जिसमें हम इतना ज्यादा चेंज को इनकरेज नहीं करते, लेकिन चेंज तो नेचुरल है, आएगी, इनएविटेबल है। जब आ जाती है और जरूरी है, तो फिर हम उसको एक बड़े स्ट्रिक्ट प्रोसेस के तहत पास या फेल करते हैं। जो एजाइल है उसका तो मैंने आपको बताया था कि चेंज जहां इनबिल्ट है, वहां कोई चेंज कंट्रोल बोर्ड नहीं है, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बुनियादी तौर पे मामला है प्रोडक्ट ओनर के और कस्टमर के दरमियान, और उन दोनों ने मिलकर फैसला कर लेना है। बस इन दोनों ने एक दूसरे को कन्विंस करना है कि यार ये रिक्वायरमेंट बनती है कि नहीं बनती, इसकी यूजर स्टोरी डाली जाए या ना डाली जाए। बुनियादी तौर पे प्रोडक्ट ओनर भी कस्टमर की बताई हुई हर ख्वाहिश का ताबे है, मगर थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना लॉजिकल बहस करना या क्लैरिफाई करना चीजों को, उसको उसकी तो इजाजत है। अगर कोई बिल्कुल ही अनरीजनेबल रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर मांग रहा है, तो प्रोडक्ट ओनर उसको समझा बुझा के उस रिक्वायरमेंट से हटा सकता है। ठीक है जी। लेकिन अगर वो वाकई वैलिड रिक्वायरमेंट है, तो हम उसको उसको फिर वो फैसिलिटेट करेगा, इंश्योर करेगा कि कस्टमर की ये ख्वाहिश जरूर पूरी। तो प्रोडक्ट ओनर का इस हवाले से देखा जाए तो की डिसीजन मेकर का रोल है, और वो बड़ी बड़ी चीजों का इंचार्ज है। वो पूरे प्रोडक्ट बैकलॉग जिसमें सारी ही रिक्वायरमेंट, मौजूदा रिक्वायरमेंट, पुरानी रिक्वायरमेंट, सब रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो यहाँ आती हैं, और यहाँ पे फिर वो इसकी रिफाइनमेंट या इसकी ग्रूमिंग, इसकी बैकलॉग मेंटेनेंस का असल में जिम्मेदार तो यही है। ऑल्दो इस काम में इसकी मदद टीम वाले भी आके करते हैं। कब करते हैं? जब उनका हाइड्रेशन मुकम्मल हुआ होता है और वो फारिग होते हैं, तो वो आ जाते हैं। अगली हाइड्रेशन के लिए उन्हें काम चाहिए होता है, तो वो उस काम को करने से पहले जो प्रोडक्ट ओनर का मसला फंसा हुआ है कि कोई 50 ये नई रिक्वायरमेंट आ गई हैं, उनको सॉर्ट आउट करना है, उनको सीधा पदरा करना है, तो वो काम करने में भी वो मदद देते हैं। और जब वो दोबारा प्रायोरिटाइज हो जाती हैं चीजें, तो उसमें से फिर वो अपना अगले आइटरेशन का माल उठा के ले जाते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, एक तो हमने कहा कि बैकलॉग रिफाइनमेंट जिम्मेदारी तो प्रोडक्ट ओनर की है, लेकिन एवरीवन पार्टिसिपेट, मतलब ऑल टीम मेंबर्स पार्टिसिपेट इन दैट, जो वो मदद करते हैं बैकलॉग को रिफाइन करने में। फिर जैसे रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं और कस्टमर कह रहा है कोई बात, तो हम उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके बता सकते हैं, कन्विंस करना है ना कस्टमर को कि सर ये ऐसा तो नहीं आप चाहते, वैसा तो नहीं आप चाहते। कोई प्रोटोटाइप बना के दिखा दें, कोई और हिसाब किताब करके, मतलब कोई ड्राइंग बना के किसी तरह से, तो कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और ये सिर्फ उस वक्त नहीं होता जब बैकलॉग में चीज आ रही होती है, बल्कि आपने देखा था कि जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो हमारे हर आइटरेशन के एंड पे होती है, जब हम प्रेजेंट करते हैं कि हमने ये चीजें बनानी थी। तो अब मिसाल के तौर पे हो सकता है वो चीज मैं जो उसे दे रहा हूँ एक यूज स्टोरी के नतीजे में वो एंड प्रोडक्ट ना हो,
लेकिन वो कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो, वो कोई एमवीपी हो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। तो वो इसलिए होती है ताकि हम रिक्वायरमेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। और रिक्वायरमेंट्स का तो पता ही है हमें कि वो तो इवॉल्व करनी ही है। तो कस्टमर बता सकता है कि जी इस डेमोन्स्ट्रेशन को देखने के बाद मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये एक यूज स्टोरी और डाल दी जाए इसके अंदर इस नाम से। तो वो फिर आपको पता ही है, वो तो कोई मसला नहीं। एक बात सिर्फ सख्ती है कि जब एक दफा आइट्रेशन के लिए यूजर स्टोरीज को बैकलॉग से उठा लिया जाता है और कमिट कर दिया जाता है, तो मैंने कहा कि उसे बैकलॉग से उठा लिया जाता है, अब वो स्प्रिंट बैकलॉग या आइट्रेशन बैकलॉग का हिस्सा बन जाती हैं। तो कस्टमर को ये तो अलाउड है कि जो चीजें अभी भी प्रोडक्ट बैकलॉग में पड़ी रह गई हैं उनमें कुछ भी बदल दें, हम उससे सवाल नहीं करेंगे। लेकिन जो चीजें कमिट हो गई हैं और स्प्रिंट बैकलॉग में चली गई हैं, चूंकि वो प्रोडक्ट बैकलॉग का हिस्सा नहीं रही, उनको प्रोजेक्ट आइट्रेशन की ड्यूरेशन के दरमियान, उस 2 हफ्तों के दौरान उनको बदला नहीं जा सकता। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रूल बनाना पड़ेगा। नहीं तो आपसे प्रोजेक्ट, एजाइल प्रोजेक्ट में काम हो ही नहीं सकेगा। आप इधर चीज को हाथ लगाएंगे, कस्टमर कहेगा नहीं नहीं मैंने तो रिक्वायरमेंट ही बदल दी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो 10 15 स्टोरीज 20 स्टोरीज हमने उठाई हुई हैं, जो हम इस आइट्रेशन में कर रहे हैं, उसके अंदर तब्दीली बिल्कुल अलाउड नहीं होनी चाहिए। ये वो तरीका है जो चेंज रिक्वेस्ट का है। चेंज रिक्वेस्ट का एक फॉर्म बनाया हुआ होता है हमने। हम उस फॉर्म के तहत ही कोई भी बंदा चेंज रिक्वेस्ट कर सकता है। उस अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ज्यादा अच्छा फॉर्म बना होगा, और वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव होता है कि वो तकरीबन चेंज रिक्वेस्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसे उठा लेते हैं। अभी मैं कोई फॉर्मेट तो आपको नहीं दिखाने लगा, लेकिन सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक फॉर्मेट बना लिया जाता है चेंज रिक्वेस्ट का। फिर जो कोई भी चेंज इनिशिएट करने वाला है, कोई भी स्टेक होल्डर हो सकता है, लेकिन आमतौर पे मैं आपको ये बता दूं कि हर वो बाहर से जो हमारे कस्टमर्स हैं या स्टेक होल्डर हैं या बाहर के लोग हैं, वो अमूमन इतनी ज्यादा चेंज रिक्वेस्टें नहीं करते जितनी हम अंदर से करते हैं। जो टीम प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट के अंदर, वो जब एनालाइज करती है हमने क्या खोया क्या पाया, आई मीन वाइल द थिंग्स आर गोइंग ऑन, वो देखती हैं कि जनाब ऐसे हो रहा है काम, होना तो ऐसे नहीं चाहिए था। प्लान के मुताबिक तो ये चीज जो है आज मुकम्मल हो जानी चाहिए, लेकिन ये तो लेट होती जा रही है, या इतना पैसा खर्च होना चाहिए, पैसा तो डबल लग रहा है। तो ये जो असल हालात और वाकयात सामने आ रहे हैं, इनकी रोशनी में वो एनालाइज करते हैं अपनी अपनी सिचुएशन को अपने अपने नॉलेज एरिया के हवाले से, और एनालाइज करने के बाद एक चेंज रिक्वेस्ट, अगर अगर उसका असर स्कोप टाइम और कॉस्ट पे पड़ रहा है, तो चेंज रिक्वेस्ट वो भी मूव कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ज्यादातर चेंजेस अंदरूनी तौर पे प्रोजेक्ट की टीम की तरफ से आ रही होती हैं, वो इनिशिएट कर रहे होते हैं जब वो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कर रहे हैं उस वक्त। एनीवेज, जिसने भी किसी ने की है, चेंज इनिशिएट हो गई है, उसका किसी रजिस्टर में इंदराज होना चाहिए, लॉग होनी चाहिए चेंज रिक्वेस्ट, और उसके बाद उसको एक ऑटोमेटिक फिल्टर से गुजारना चाहिए कि जनाब ये शराइत पूरी करती है चेंज रिक्वेस्ट के नहीं करती। अगर करती है तो एक्सेप्टेड है, नहीं तो रिजेक्टेड है। रिजेक्टेड है तो उसको नोटिस, उसका वजह लिख के उसे वापस भेज दिया जाता है। मगर ये है कि वो पेपर क्राइटेरिया है कि जनाब इसमें ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, वो वाली चीजें हैं। उसके बाद अगली जो सबसे मेजर डिसीजन है वो उससे अगला है कि क्या हमारा डिलीवरेबल इफेक्ट हो रहा है इस चेंज से। अच्छा, अब जब डिलीवरेबल की बात करता हूं तो 3 चीजें आ जाती हैं। क्या स्कोप पे कोई फर्क पड़ा? बेसलाइन है ना हमारे पास, 3 बेसलाइन है। क्या मेरी स्कोप बेसलाइन को तो ये डिस्टर्ब नहीं कर देगी चेंज? क्या ये टाइम को स्केड्यूल को तो नहीं चेंज कर देगी? या कॉस्ट बेसलाइन को तो नहीं बदल देगी? अगर आपको लगता है कि बदल देगी तो फिर ये एक्सेप्टेड है, नहीं तो इसको भी वापस कर दिया जाए। ऐसी चेंज जो स्कोप पे असर नहीं डाल रही, टाइम पे नहीं डाल रही, कॉस्ट पे नहीं डाल रही, इसके लिए मुझे प्रोजेक्ट बोर्ड में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो मेरा अंदरूनी मामला है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ताकत है कि ऐसी चीज जो स्कोप को, टाइम को या कॉस्ट को असर नहीं डाल रही, वो प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ही उसके ऊपर
फैसला कर सकता है, उसको हम चेंज रिक्वेस्ट मानते ही नहीं है। ठीक है जी। अब आ लेकिन जाता है सर, कि जी एक सर चीज क्वालिफाई कर गई है जी सर। सर ऐसा होता है कि हमारे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स पे जब कभी कोई सेफ्टी रिलेटेड इशू जो पहले आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, लिस्टेड नहीं था, with the passage when we start working on it and we identify that this was missed out, जी जी। तो वो भी एमओसी के थ्रू ही होगा फिर? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि उसका असर आपकी बेस लाइनों में पड़ रहा है। जी। सेफ्टी अगर कोई देखे ना, दो बातें हैं। एक तो सेफ्टी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, जी। दूसरा सेफ्टी में रिस्क है। और अगर वो अच्छा। रिस्क हो गया अगर अगर आपने हेलमेट ना पहना और कोई आफत आ गई, तो वो जो आफत आएगी उसका असर प्रोजेक्ट के टाइम पे, स्कोप पे, कॉस्ट पे नहीं पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ जी, तो उसमें आएंगे। बुनियादी तौर पे हमने उन तीन चीजों को ही देखना है, भले वो आप वाया मीडिया किसी तरीके के साथ भी ढूंढें। लेकिन अगर एट द एंड उसका रिजल्ट, उसका असर स्कोप पे, टाइम पे या कॉस्ट पे पड़ रहा है, उनकी बेस लाइनें डिस्टर्ब होने का इम्कान है, तो उस चेंज रिक्वेस्ट को ऑनर किया जाएगा, नहीं तो राइट। वापस भेज दिया जाएगा। तो कंप्लायंस की तमाम चीजें शामिल हैं, एनवायरनमेंट की तमाम चीजें शामिल हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, क्वालिटी, सब कंप्लायंसेस शामिल हैं। प्लस वजह वही बात है कि क्या मेरे स्कोप को तो नहीं इफेक्ट कर रहा, टाइम को तो नहीं कर रहा, और कॉस्ट को तो नहीं कर रहा। तीन चीजों के ऊपर बेस कर। अच्छा जी। अब जब ये क्वालिफाई होके आ गया कि हाँ यार ये चेंज रिक्वेस्ट तो बनती है, अब इसका इम्पैक्ट स्टेटमेंट बनाया जाता है। वैसे तो ये चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म जो बना होता है उसका हिस्सा ही होता है। जो कोई भी चेंज रिक्वेस्ट कर रहा होता है उसे पर फोर्स वो फिल करना ही पड़ता है कि इसका असर किस पे पड़ेगा, स्कोप पे पड़ेगा, टाइम पे पड़ेगा, कॉस्ट पे पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, और कितना नुकसान हो जाएगा, और फिर इस नुकसान से बचने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। याद रखिए, चेंज रिक्वेस्ट जो है, जब जो करने वाला है वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं डाल रहा होता, बल्कि वो अपना सोल्यूशन पेश कर रहा होता है कि सर मेरे ख्याल में अगर ऐसा कर लिया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। फैसला भी नहीं हुआ लेकिन वो सजेशंस दे सकता है। और मैं ये बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि डोंट जस्ट गिव वन सजेशन, क्योंकि अगर आपने जो चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म में एक ही सजेशन लिखी है कि ऐसा कर लेते हैं, तो वो अगर रिजेक्ट हो गई तो ये चेंज रिक्वेस्ट आपके मुंह पे वापस आगे पड़ेगी, क्योंकि मसला तो हल कोई नहीं हुआ। तो और वो रिजेक्ट हो गया जो आपने सोल्यूशन दिया था, तो ये खत्म नहीं, कहानी खत्म नहीं होगी। वो खोजी मैंने तो चेंज रिक्वेस्ट की थी, ये रिजेक्ट हो गई है, तो अब मेरा काम खत्म। आपका खत्म नहीं, आपका जारी है। अभी ये दोबारा बनानी पड़ेगी चेंज रिक्वेस्ट विद अ डिफरेंट सोल्यूशन। तो भाई जब ये काम करना ही पड़ेगा, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि हम ऑल पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, एनालाइज करें, और अपनी चेंज रिक्वेस्ट में बताएं कि जब मैंने ये इसको एनालाइज किया तो इसके ये पांच तरीके बने। इस तरीके से भी काम हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, और इनमें से ये सबसे सूदमंद है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि इन पांच में से इस तरीके को उठाया जाए। और मैं ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पे दे रहा हूं कि जो थर्ड अप्रोच है वो मेरी नंबर वन है, जो पांचवी अप्रोच है वो नंबर टू प्रायोरिटी पे है, एंड सो ऑन। अब क्या होगा, अब ये चेंज रिक्वेस्ट जब जाएगी बोर्ड के पास, तो वो कहेंगे यार हम तो पहली वाली ऑप्शन से एग्री नहीं करते। तो ऑटोमेटिकली उनके सामने ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन क्या है अभी वो बताओ। अगर वो सूदमंद है या थर्ड ऑप्शन सूदमंद है, वो समझते हैं कि ये ठीक है, वो उधर ही बैठे बैठे उसको अप्रूव कर देंगे। तो ये एक अच्छा फाल किस्म का सिस्टम बनाने का तरीका ये होगा कि चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म ही ऐसे डिजाइन किया जाए कि उसके अंदर ये इम्पैक्ट हुआ हुआ, एनालाइज हुआ हुआ हो, और बल्कि ऑप्शंस दी हुई हो। आपने जो टॉप टीयर को सिर्फ इतना बताने के सर फैसला दे दें आप, बस। ठीक है जी। बट एनीवेज, हैविंग सेड दैट, जो भी चेंज रिक्वेस्ट बनाएगा उसको ये इम्पैक्ट स्टेटमेंट साथ देनी चाहिए। मगर जब ये आएगी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के पास, तो बुनियादी तौर पे ये उनका रोल है कि चूंकि ये चेंज रिक्वेस्ट बनती है, तो अब देखा जाए कि इसका इम्पैक्ट क्या है। अच्छा, अब ये क्यों इम्पैक्ट को हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि असर क्या है स्कोप पे, टाइम पे और कॉस्ट पे। अगर तो बहुत ही मामूली सा असर है,
तो हम कहते हैं यार माइनर इम्पैक्ट है, लेट द प्रोजेक्ट मैनेजर्स, उसको हम डेलीगेट कर देते हैं कि यार चलो यार, अगर 50,000 रुपए तक की कोई तब्दीली होती है तो हमें बॉदर ना करना, ये खुद ही कर लिया करो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? हमने डेलीगेट कर दी अथॉरिटी चेंज रिक्वेस्ट की प्रोजेक्ट मैनेजर को कि भाई तुम खुद ही रिव्यू कर लो, खुद ही फैसला कर लो, अगर इससे ज्यादा अमाउंट खर्च नहीं हो रही तो। अगर उससे ज्यादा अमाउंट खर्च हो रही है तो हम एक और भी लेवल रख लेते हैं, मॉडरेट लेवल का। उसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर और स्टेक होल्डर मिलकर रिव्यू कर लें, और जो फैसला वो देंगे, इसकी भी लिमिट रखनी है। आप कहें जी 5 लाख तक का जो चेंजेस हैं, वो स्टेक होल्डर प्रोजेक्ट मैनेजर मशवरे से उस चेंज रिक्वेस्ट का फैसला खुद भी कर सकते हैं। और अगर कोई मेजर इंपैक्ट वाली चेंज है, मतलब जिससे प्रोजेक्ट के अंदर जल्जला आने का इम्कान है, तो वहां पे स्पॉन्सर का होना, स्टेक होल्डर का होना और पूरे प्रोजेक्ट बोर्ड का होना जरूरी है, ताकि उसके ऊपर फाइनल फैसला उसमें आया जा सके। जिस किसी लेवल के ऊपर भी चेंज अथोराइज होती है, वह माइनर इम्पैक्ट के लिए है या मॉडरेट के लिए है या मेजर के लिए है, या तो वो ऑथोराइज होगी या नहीं होगी। ऑथोराइज तब होगी जब अप्रूव हो जाएगी, जब उसको रिजेक्ट कर दिया जाए या पेंड कर दिया जाए या फ्रीज कर दिया जाए, तो उन केसेस में तो वो फैसला लटक गया। लेकिन अगर तो वो ऑथोराइज हो गई है, तो अब आपने दो तीन काम करने हैं। अब आपको इजाजत मिल गई है कि हाँ भाई, ये चेंज आपने मांगी थी, ये अप्रूव हो गई है, और ऐसे वाला तरीका आपने अडॉप्ट करना है। ये वाला तरीका जो आपने सजेस्ट किया था, इसके मुताबिक अप्रूव हुई है। तो पहली बात ये, बिल्ड एंड कम्युनिकेट द चेंज। अब आपने तमाम रेलेवेंट क्वार्टर्स को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, कम्युनिकेशन करनी है कि जी ये चेंज रिक्वेस्ट हो गई है, अपना अपना प्लान अपडेट कर लो इसकी रोशनी में। आई विल सेंड देम दी अप्रूवल, और उस अप्रूवल की रोशनी में वो बेस लाइनें खत्म हो जाएंगी, स्कोप की और टाइम की और कॉस्ट की, और हम उनको आप बदल सकेंगे। हमें अलाउड हो जाएगा कि अब आप प्लान में जहां जहां तब्दीलियां करनी है, इस चेंज रिक्वेस्ट के मुताबिक वो कर लें, इस एग्जीक्यूट करें इस चेंज को, और प्रोजेक्ट को बैलेंस आउट करें। सर ये 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है, 1 मिनट के लिए जरा ब्रेक कीजिएगा। जी आराम से।
जी सर, आई एम बैक। जी सर जी। जी सर। रॉय, हाँ जी, आए हैं, सब लोग मौजूद हैं। जी सर। जी ओके जी, सर। हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए थे। हमने कहा जी अब जो भी कोई तब्दीली आ गई है, उसके मुताबिक चीजों को रीबैलेंस किया जाए। जिस जिस डॉक्यूमेंट को चेंज करना है, जिस जिस प्लान को चेंज करना है, वो सब चीजें, सब रेलिवेंट जितनी भी चीजें हैं उनको अपडेट कर लिया जाए। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है चेंज रिक्वेस्ट की, कि जब एक चीज अप्रूव हो जाती है तो किसी के पास भी पुराने वाला प्लान या प्रीवियस वर्जन ऑफ द प्लान नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट सबको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अब के बाद से, आज की तारीख के बाद से अब काम ऐसे करना है। मैंने ये चीज बहुत कॉमन देखी है कि वही जो पहला प्लान बना होता है सबके पास वही होता है, और ये जो चेंज रिक्वेस्ट हो भी जाती है, अप्रूव भी हो जाती है, लेकिन किसी को बताते ही नहीं है। बस प्रोजेक्ट सर ये मैनेजर ही हायर को पता मैनेजमेंट होता पे है होती कि है। ये चेंज अप्रूव हो गई है। ब- और जो अवाम है, जो जिन लोगों ने, लेबर क्लास है जिसने काम करना है, वो बेचारे उस पुराने नक्शे के ऊपर ही लगे हुए हैं, जी सर। ठकाठक चलाए जा रहे हैं। और हम समझते हैं ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, इनको बताना नहीं है। ये बहुत बड़ी हिमाकत है। भाई, एक चेंज अप्रूव हो गई है, इस मैसेज को फौरन से पेश कर स्प्रेड करें। और तमाम डॉक्यूमेंट्स, बल्कि ज्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में तो हम ये करते थे, हम कहते थे कि वो जो पहले की जितनी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस जमा कराओ, नया वर्जन ले लो। हम वो चीज उसके पास रहने ही नहीं देते थे कि वो कभी गलती से भी उस कागज को रेफर ना कर ले जो कि पुराना है। लेकिन एनीवेज, जो अक्लमंद किस्म के पढ़े लिखे लोग हैं उनको हम बताते हैं कि ये पुराना वर्जन हो गया है, अब आज की तारीख से ये नया वर्जन आ गया है, तो अब के बाद जो आप रेफरेंस करेंगे वो नए वर्जन का करेंगे। आई होप ये आप पूरा प्रोसीजर समझ गए होंगे चेंज रिक्वेस्ट का, और जी इसमें सर। कोई शक तो नहीं है। नहीं सर। नहीं सर। तो दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन। तो ये, चूंकि पहले भी हमने ये बात किसी ना किसी तरीके के साथ पढ़ी हुई है, लेकिन अब जो मसला आ गया कि मॉनिटर कंट्रोल करना है, तो चेंज ने अक्कर जब होना है तो वो यहाँ होना है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के दरमियान। तो उस वक्त हमें इसका थोड़ा पता होना चाहिए। फिर जनाब, रिक्वेस्ट चेंज चेंज रिक्वेस्ट कितनी किस्म की हो सकती हैं? ये चार किस्में हैं जी। कोरेक्टिव एक्शंस हैं, कि कोई काम गलत हो गया है या हो रहा है, तो हम कहते हैं यार इसको जरा थोड़ी सी करेक्शन कर लो, आई काम करने के तरीके को जरा बदल लो। तो मतलब एडजस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में तब्दीली लानी तो पड़ती है, लेकिन हम वो कुछ करेक्टिव ठोका ठाकी वाला सिलसिला के नहीं, यार इसको इधर से दाई तरफ से, इसको इधर से कर दो, उधर से कर दो, तो वो हम करेक्टिव एक्शन के तौर पे एक चेंज रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। एक चीज होती है प्रिवेंटिव एक्शन। वो करीन कह रहे हैं कि जी ये कोई मामला गड़बड़ है, आइंदा कभी, हमें पता है कि अगर ये सूरत हाल ऐसे ही चलती रही तो आप ये गलती जरूर करेंगे। अगर मुझे पता है तो मैं उसका प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मेजर क्यों नहीं लेता? अभी तक तो आप कहें तो वो बंदा ये कहेगा, सर मैंने अभी तो ये गलती की नहीं, आप मुझे पहले ही डांट रहे हैं। ठीक है जी। तो वो पहले डांटने वाली बात नहीं है, बल्कि प्रिवेंटिव एक्शन है, कि जनाब कहीं ये गलती हो, सरजद ना हो जाए, इसलिए पहले से ही ये प्रिकॉशनरी मेजर ले लो। Preventive प्रोएक्टिव। actions ensure future performance of the project work with the project management। हम प्रोजेक्ट प्लान के अंदर बिल्ड कर देते हैं सर्टेन एक्शन जो प्रोटेक्टिव मेजर्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है जी। वो मुझे इधर एक वो पुराना किस्सा, लतीफा याद आ गया कि वो सिख थे, उनका गन्नों का खेत था, बहुत से भाई थे वो। तो उन्होंने कहा यार ये सात मुसले रहते हैं, सात वाला गांव, वो जो खेत है उनके हैं, तो कहीं वो आके हमारे गन्ने चूस ना लें, तोड़ के ले ना जाए, चोरी ना कर लें और चूस ना लें। अभी अब उन्होंने गन्ना लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं अभी बैठे हुए, कि हम गन्ना लगाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। उन्होंने कहा लेकिन उनके साथ मुसले हैं ना, उन्होंने आगे कि वो यहाँ से तोड़ के ले जाएंगे और वो हमारा बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा जो मसला ही का हल्का लेने, होने कर लेने। वो जाके उनको ना खूब टुकाई लगानी शुरू कर दी, और साथ साथ कहते थे हो चुको गन्ने, हो चुको। उन्होंने कहा केड़े गन्ने? तो ये प्रिवेंटिव मेजर कर गए हैं, वो पहले, बहुत ज्यादा पहले कर गए। तो ये एनीवे जी। थर्ड जो चेंज है, चेंज रिक्वेस्ट है, वो है डिफेक्ट रिपेयर।
जब कोई चीज गलत हो जाए, जब ये इसका ताल्लुक क्वालिटी कंट्रोल से है कि क्वालिटी कंट्रोल से एक चीज इंस्पेक्शन से किसी वजह से पास होके निकल गई है जो कि गलत थी, जिसकी वजह से नहीं सॉरी, अभी निकली नहीं है, डिफेक्ट रिपेयर का मतलब है पकड़ी गई है, कस्टमर तक नहीं गई, बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन छोटा नुकसान तो हो गया ना, मुझे रीवर्क करना पड़ेगा और पैसे लगेंगे। या हो सकता है कि वो चीज बिल्कुल ही गलत बन गई, मुझे नई बनानी पड़ेगी, फिर नुकसान। तो मॉडिफाइज आर नॉन कन्फॉर्मेंस विद इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की लाइफ के अंदर अंदर ये सुधार लाने की कोशिश है, डिफेक्ट को रिपेयर करना। तो इसमें नुकसान तो फिर भी हो ही गया, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना गारंटीज वारंटीज और बाकी चीजों के चक्कर में होना था। तो ये वो एक तरह से हमने प्रिकॉशनरी मेजर ही समझ लीजिए प्रोडक्ट के हवाले से। और फिर आ जाती है वो चेंज जो कि प्रोजेक्ट की बेस लाइन को डिस्टर्ब कर रही है। तो ऐसी चीजें जिसकी वजह से प्रोजेक्ट की बेस लाइन बदलने की जरूरत पड़े, वो भी चेंज रिक्वेस्ट है। तो अब इन चार क्लासिफिकेशंस में से जौन सी भी किस्म की चेंज रिक्वेस्ट आपकी है, उसके मुताबिक उसका फैसला किया जाए। फिर जनाब, चेंज कंट्रोल का ये जो मैकेनिज्म आपने बनाया या बयान किया, कौन क्या करेगा, कैसे जाएगी, किधर जाएगी, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ योर चेंज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। चेंज मैनेजमेंट सिस्टम ये बयान करता है कि कभी भी प्रोजेक्ट की लाइफ में कभी कोई चेंज लाने की जरूरत हो तो क्या तरीकेकार इख्तियार किया जाएगा। और इसमें बाकायदा अप्रूविंग अथॉरिटी चेंज कंट्रोल बोर्ड बयान की जाती है, वो कैसे चेंज रिक्वेस्ट हैंडल करेगी, क्या हिसाब किताब होगा। बल्कि वो जो हमने कहा था कि जी अगर मॉडरेट है तो कौन करेगा, और अगर उससे भी छोटे लेवल की है तो प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा, ये भी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का चेंज मैनेजमेंट सिस्टम है वो बताएगा कि किस तरह से इनकी एस्केलेशंस होंगी, पावर्स क्या होंगी इनकी, वो कौन कौन लोग हैं जो चेंज रिक्वेस्ट पे फैसले दे सकेंगे। अगर ये कुछ बयान नहीं किया गया तो फिर सारी चेंज रिक्वेस्टें प्रोजेक्ट कंट्रोल बोर्ड के पास ही जाएंगी। फिर आ जाए जी मैनेज कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। जो अच्छा, ये तो हो गया पूरे प्रोजेक्ट की बात हम की ना, चेंज कंट्रोल जो था। लेकिन अब जनाब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे साथ, सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे। अब सब कॉन्ट्रैक्टर तो ये कहेगा कि जनाब मुझे क्या पता आपकी पॉलिसी क्या है, चेंज रिक्वेस्ट आपकी कैसे होती है, मैं तो उसका बाउंड नहीं हूं, मेरे साथ तो आपने किया है कॉन्ट्रैक्ट साइन। तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मेरे से बात करें, मैंने क्या गलती की है, मुझे क्या दुरुस्त करना है। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो दो पार्टीज के दरमियान होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से चीजों को चेंज करने का तरीकाकार अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिख देती हैं। अब चूंकि आप एक पार्टी हैं, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और एक सब कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कोई चीज आपको प्रोवाइड करनी है या कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो बेशक मैं अपने प्रोजेक्ट का चेंज कंट्रोल सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन जब करूं, तो मैं इंश्योर करूं कि मैं मेरा जो अपना चेंज कंट्रोल सिस्टम है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का या मेरे प्रोजेक्ट का, उसको मैं पूरी तरह से रिस्पेक्ट करूं, और अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को उसका पाबंद करूं। लेकिन ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता। डोंट टेक इट एज ग्रांटेड कि चूंकि हम तो ये समझ रहे हैं कि हमारा जो चेंज कंट्रोल सिस्टम है वो तमाम सब कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी लागू होगा, तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है भाई ऐਵੇਂ ही लागू होगा, कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि ये ऐसे होगा। मैं तो नहीं आपकी बात मानता, मुझे तो जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसके मुताबिक चले। तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो उस वक्त आप इस बात को रखें कि आपका जो चेंज कंट्रोल का सिस्टम प्रोजेक्ट का है या ऑर्गेनाइजेशन का है, वो कॉन्ट्रैक्ट की शिकों में डाला जा सके। और दूसरी बात है कि ये खाली आप ही की साइड नहीं है, दोनों साइडें हैं। तो दूसरी साइड जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहेगा मेरी तरफ से भी शर्तें। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट का चेंज कंट्रोल सिस्टम है वो स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइजेशन के चेंज कंट्रोल सिस्टम के एन मुताबिक शायद ना हो, उसमें शायद कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स जो कि कस्टमर की तरफ से डाली गई हैं। मगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई तब्दीली करनी है तो कॉन्ट्रैक्ट को ही रेफर किया जाएगा, चेंज कंट्रोल सिस्टम उसका प्राइमरी डॉक्यूमेंट बन ही नहीं सकता। आई होप मेरी बात समझ रहे हैं आप। जी।
तो इसके लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीलियां लानी है तो हमें वेंडर के साथ बैठ के गुफ्तशुनीद करनी पड़ेगी और तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है रिविजन्स हों। वर्क विद पार्टनर इन ऑर्गेनाइजेशन, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं और मेरे डिपार्टमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट और इन चीजों के माहिरीन हैं वो तो प्रोक्योरमेंट वाले हैं। फाइनेंस वालों से पूछना पड़ेगा उनके पास पैसा है भी कि नहीं है। बाकी अगर कोई रेलिवेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट है तो उन लोगों के मशवरे से या उन लोगों की पार्टिसिपेशन से, एंड फिर मैं ले सकूंगा टेक एक्शन विद इन प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर टीम डोमेन। अगर कोई मुझे अपनी तरफ से एक्शन लेना है तो मुझे तो फिर हेल्प चाहिए, मुझे तो माहिरीन की हेल्प चाहिए। तो मुझे उनकी तरफ से एडवाइस आएगी और मैं फिर उसके मुताबिक उस कॉन्ट्रैक्ट की तब्दीली को निगोशिएट करूंगा। लीगल। जी सर। तो अभी एक चीज ये है हाँ कि अभी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम जाते हैं और वो हम उसे कहते हैं कि यार हमारा चेंज बोर्ड आपको ऐसे इम्पैक्ट करेगा। हाँ जी। मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट के मल्टीपल टाइप्स पढ़े थे, एक फिक्स प्राइस था और एक इस तरह से। जी तो जी। क्या वो फर्दर ये देख सकते हैं कि इस चेंज से इतना हम, हमारी रेजिलियंस ये है, हम इतनी चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसको इससे आगे को नहीं एक्सेप्ट कर सकते या कुछ भी ऐसा? देखिए बात यह है कि जब आप एजाइल कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हैं किसी के साथ, हम्म। तो क्या आप ये देख के सिलेक्शन नहीं कर रहे कि उन लोगों ने कभी एजाइल किया भी है कि नहीं किया? हाँ जी। कर रहे हैं ना? राइट। इसका मतलब है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो बंदा कहे मैनू की पता है एजाइल किस भला का नाम है। हम्म। तो वो एजाइल कॉन्ट्रैक्ट आपने उसके सामने रखेंगे और हम बैठ के निगोशिएट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, तो एजाइल में से ही कोई प्रोसीजर निकालेंगे ना। हम्म। वो प्रिडिक्टिव वाला तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हम्म। ठीक है। लेकिन राइट। ऐसा भी होता है कि आप एजाइल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर मार्केट में नहीं है जो एजाइल पे काम करता हो। तो हम कहते हैं अच्छा चलो यार तुम प्रिडिक्टिव तरीके से काम कर लो, लेकिन हमें जो डिलीवरी चाहिए वो ऐसे ऐसे चाहिए। हम्म। ठीक है जी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पहला जो कॉन्ट्रैक्ट करना है उसके साथ वो कैसे करना है, उसमें कौन सी शिकें डाली जाएंगी, आपकी तरफ से कौन सी शराइत होंगी, उसकी तरफ से कौन सी होंगी। तो वो तो बात हो गई। मैं अब तो बात ये कर रहा हूं कि जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं, अब अगर उसमें कोई तब्दीली करनी है उसके प्रोसीजर पे हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये वो बात थी कि जिसमें मुझे अपने एंड के ऊपर कुछ अपने स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट से हेल्प लेनी पड़ती है। कॉन्ट्रैक्टर अपनी साइड से अपना पूरी टीम लेके आता है। हम लोग बैठते हैं सर जोड़ के और कॉन्ट्रैक्ट की चेंजेस को आपस में बैठ के निगोशिएट करते हैं। फिर यहाँ वही ठीक। बात आ जाती है, वो कन्फ्लिक्ट वाली बात आ जाती है कि जी या तो कंसेंसस से मसला हल हो जाए या झगड़ा पड़ जाए। अगर झगड़ा पड़ गया तो फिर तो लटक गया काम। अगर हम उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर ले अच्छा है। अगर कंफ्लिक्ट बढ़ता बढ़ता वो अगली स्टेजेस पे पहुंच जाता है तो फिर कोई और फैसला करेगा, आर्बिट्रेशन चाहिए होगी या मीडिएशन चाहिए होगी या कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो तरीके तो सेफ नहीं है। तो याद रखिएगा, किसी भी मसले को हल करने का बेहतरीन तरीका कंसेंसस है। अगर वो नहीं गेन होता डायरेक्टली तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू आप उसे डील करें। ठीक है ना, मिलजुल के एक राह निकालें और एग्री करें। याद रही रखें इस बात को, ऑल दो एक गुंजाइश होती है कि भी हम कोर्ट में चले जाएंगे। भाई कोर्ट में जाके आपने क्या तीर मार लेना है। बड़ी कंपनियां कोर्ट में जाती हैं। कोर्ट में जब टेक्निकल इश्यूज जाते हैं तो कोर्ट हाथ खड़े कर देता है कि जनाब सानू तो पता कोई नहीं है, हम तो माली हैं। तो आप ऐसे करें किसी एक्सपर्ट से राय लेके आए। हम्म। ठीक है जी। और एक्सपर्ट, आपको पता ही है हमारा जुडिशियल सिस्टम है कैसा। वो क्या करेंगे, उनको वो अव्वल तो हाथ ही नहीं लगाएंगे टेक्निकल केस के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि अब जब फैसला टेक्निकल एक्सपर्ट ने ही, राय उसी ने देनी है, तो भाई उसी से जाके तुम क्यों नहीं फैसला ले लेते। तो अमूमन हम्म। देखने में ही आया है कि जो कॉरपोरेट केसेस हैं वो एटलीस्ट हमारे जैसे मुल्कों में तो वो नहीं हैंडल होते। हाँ अमेरिका में बाकी जो एडवांस कंट्रीज हैं उनका मसला ये है कि यार वो लोग पढ़े लिखे ही बहुत ज्यादा हैं। उनके पास जब जज होता है ना वो उस मैटर का एक्सपर्ट होता है, वो फैसला एग्जैक्टली। कर सकता है।
हमारे यहाँ कौन फैसला करेगा? बट इवन देन मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपना लीगल तरीका इसको हल करने का, ये फिर भी ठीक नहीं है, ये फिर भी अच्छी बात नहीं है। कोशिश करें कि खुद ही मसले को हल करें, आर्बिट्रेशन तक किस्सा जाने ही ना पाए। So legal problems that are serious enough to cause issues may need expert help. वो जज को भी एक्सपर्ट ही चाहिए होता है, खुद नहीं वो फैसला करता, वो किसी से राय लेगा। इवन ये जो माइक्रोसॉफ्ट के केसेस थे और ये वो थे, तो वो उनके पीछे बड़ी टीम होगी, बहुत बड़ी टीम होगी जो उनको एक्सपर्ट एडवाइस देती होगी, लेकिन वो जज भी अच्छा पढ़ा लिखा है जो उसका फैसला देता है। ऐसी बात नहीं है कि उनको पता ही कुछ नहीं होता। हमारी तरह हमारे यहाँ जिस तरह के जंगली किस्म के लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी उन चीजों को देखा पढ़ा सुना भी नहीं है, और उनसे हम फैसले तो करते हैं। ठीक है जी, तो फिर यही कुछ होगा जो हमारे साथ होता रहता है। अच्छा जी, आगे चलें। कॉन्ट्रैक्ट का चेंज कंट्रोल सिस्टम, जैसे मैं बात आपसे बयान कर चुका हूं कि वो हमने इस तरह से बनाना है, माइट बी अ कंपोनेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल और अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। जो कॉन्ट्रैक्ट मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, आपने 8-10 कॉन्ट्रैक्ट देने हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर से, तो आपके प्रोजेक्ट का कोई एक असूल तो होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे चेंज किया जा सकेगा। ऑल्दो मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में दी हुई शिकों के मुताबिक ही रिजॉल्व होगा, लेकिन जब मैं कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले मैंने कोई मैकेनिज्म रखा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स को ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे कंट्रोल करेगा या कॉन्ट्रैक्ट का डिपार्टमेंट कैसे कंट्रोल करेगा, तो वो चेंज कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कि कॉन्ट्रैक्टर्स की चेंज रिक्वेस्टों के फॉर्मेट क्या होंगे, क्या तरीकेकार होगा, कैसे हमारी बातचीत होगी, जो भी कोई हिसाब किताब स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस। सिर्फ ये जो बातें हम कर रहे हैं ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड चेंजेस का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे आएंगी, कैसे जाएंगी, किसके पास जाएंगी, कौन फैसला करेगा। स्पेसिफाइज कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड अप्रूवल लेवल्स। ये डिफरेंट हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट के चेंज रिक्वेस्ट से। वहां तो चेंज कंट्रोल बोर्ड ही फैसले कर रहा था ना, यहाँ पे हो सकता है कोई आर्बिट्रेटर हो या कोई और हिसाब किताब हो। तो हमें देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज कंट्रोल सिस्टम माइट नॉट एग्जैक्टली बी द सेम एज द प्रोजेक्ट चेंज कंट्रोल सिस्टम। फिर जनाब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, एजाइल के भी और दूसरे भी। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई तब्दीली लानी हो तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ तो होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, कि यार ये फलाने बंदे का नाम बदल के इसका इसका नाम लिख दो। ठीक है जी, एक का नाम रिप्लेस करना है, कोई एक चीज गलत लिखी गई है, उसके स्पेलिंग ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, या कोई प्रोसीजर रिप्लेस करना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की चीजें हैं। ये दोनों पार्टियां म्यूचुअली, बल्कि इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं वो मिलजुल के इनको इनका फैसला कर देते हैं, और इसमें कोई टेक्निकल नो हाउ की जरूरत नहीं। जरूरत तब पड़ती है जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई तब्दीली करने की जरूरत पड़े। कॉन्ट्रैक्ट में निगोशिएट हो गया, एग्री हो गया कि यार ये वाली शिक जो है इसको बदल दिया जाए, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट ही जो ओरिजिनल साइन हुआ हुआ है हमारा, उसी के अंदर एडेंडम या अमेंडमेंट आ जाती है, और उसके आखिर में एक पेज लग जाता है कि फलानी शिक जो है उसको अब यूं ना बल्कि यूं पढ़ा जाए। तो इसका मतलब है कि आइंदा से इस कॉन्ट्रैक्ट को जब रेफर किया जाएगा तो उस शिक के हवाले से हमें इस एडेंडम को या इस एनेक्स को देखना पड़ेगा लाजमी। ठीक है, बल्कि इसका तरीकाकार ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की तमाम कॉपीज में उस शिक के ऊपर एक लाल लाइन लगा दी जाती है, और या तो अमेंडेड वर्ड्स लिख दिए जाते हैं या उधर रेफरेंस लिख दिया जाता है कि जी ये एनेक्सर ए के अंदर ये डिटेल में इस चेंज का फैसला दिया हुआ है, तो वहां जाके कंसल्ट कर लें। और तमाम कॉपीज में चेंज किया जाता है ताकि कोई शक ही ना रहे। एनीवेज, ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। ये माइनर होती हैं, छोटी मोटी चेंजेस होती हैं जो कि हम म्यूचुअली एग्री करें, टेक्निकल नेचर की भी हो सकती हैं,
लेकिन ये हम एग्री कर लेते हैं। फिर आ जाती हैं सप्लीमेंटल एग्रीमेंट्स, ऐसी चीजें जो बड़ी चेंजेस हैं, जो प्रोजेक्ट के स्कोप से बियॉन्ड है या कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप से बियॉन्ड है। मैं कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप एक्सटेंड करना चाहता हूं। मैंने एक बिल्डिंग बनाने को कही थी, मैं उसमें एक कमरा ही ऐड कर देना चाहता हूं, या उस बिल्डिंग के साथ कोई एक नई फैसिलिटी ऐड करना चाह रहा हूं, विच इज एन एडिशनल जॉब विच इज नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो लेकिन करना मैंने यही है कि मैंने इसी कॉन्ट्रैक्टर से ये काम करवाना है, मैं ओपन बिडिंग में नहीं जाना चाहता। ये बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, तो मैं इसी को वो चीज भी अवार्ड करना चाहता हूं। इसको कहते हैं सप्लीमेंटल एग्रीमेंट। ये सप्लीमेंटल एग्रीमेंट इन एडिशन टू द मेन एग्रीमेंट, पूरे का पूरा एग्रीमेंट साइन होता है बकायदा, और वो हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ लगा दिया जाता है। ठीक है, ये बजाते खुद एक अलग एग्रीमेंट होता है, इसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये मेन कॉन्ट्रैक्ट में ये बातें कवर्ड नहीं है। जो काम इसमें कवर किया गया है सप्लीमेंटल एग्रीमेंट में, वो मेन प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। फिर आ जाती है जी कंस्ट्रक्टिव चेंजेस। ये क्या होती है? ये वो चेंजेस हैं जो कि या तो मेड बाय द बायर थ्रू एक्शन और इनएक्शन। मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि ये चीज जब हम बना लेंगे, कॉन्ट्रैक्टर लिखता है कि जब हम ये चीज बना लेंगे और आपको डिलीवर करेंगे, तो आपने हमें 48 घंटों के अंदर इसका अप्रूवल या रिजेक्शन देनी है। अगर तो आपने एक्शन, जो भी एक्शन करना है वो कर दिया, तो फिर हम उसके मुताबिक काम करेंगे। और अगर आपने जवाब नहीं दिया 48 घंटों में, तो क्या मतलब लिया जाएगा इसका कि आपने अप्रूव कर दिया है। मतलब ये एक बहुत जबरदस्त क्लास है जिसके अंदर हम पाबंद करते हैं मेन पार्टी को, जो बायर है उसको पाबंद करते हैं कि जनाब आप इनडेफिनेटली फैसलों के ऊपर बैठ नहीं सकते। पता लगे कि जी हमसे तो काम करा रहे थे घंटों के हिसाब से कि जल्दी करो जल्दी करो, और जब फैसला आपके हाथ में आया है तो आप 3 हफ्ते से उसे लेके बैठे हुए। तो अगर आपने 48 घंटे में फैसला ना दिया, तो हम उसका क्लेम दाखिल कर देंगे, उसकी पेमेंट का क्लेम दाखिल कर देंगे, और आगे काम बढ़ाना शुरू करेंगे, और ये समझा जाएगा कि आपने अप्रूवल दे दिया है। बात समझ आई कि कंस्ट्रक्टिव चेंजेस के हवाले से? जी सर। बहुत अच्छी क्लास है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ देखने में ये आता है कि ये जो चेंजेस होती हैं, मतलब मैंने खुद कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया इस तरह से, और वो जनाब जल्दी करो क्यामत आ गई है, मौत आने वाली है, हम लोग जल्दी जल्दी करके डिलीवर करते हैं। उसके बाद हम उनको कहते हैं जी ये अप्रूवल कर दें। 3 महीने से अप्रूवल फंसा हुआ है, ना हमें आगे जाने की परमिशन दी जाती है, आगे काम करने की, और उधर फंसे हुए हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई 3 महीने आपने मेरे डिले करवा दिए, मेरी पेमेंट भी रोकी हुई है आपने, और आप फैसला भी कोई नहीं देते। वो जी साहब गए हुए हैं, मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो आएंगे तो फैसला करेंगे। यार ये किस मुल्क में होता है? ये कहाँ होता है? मेरा मतलब है, अगर प्रेसिडेंट भी कहीं विजिट पे जाता है तो पीछे कायम मकाम प्रेसिडेंट छोड़ के जाता है। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, वो अपनी दराज की चाबी भी साथ ले जाते हैं। आपने कभी सुना है ये ऐसा? ये बात सुनी है आपने? वो जी सर। फाइलें अपने साथ ही ले जाते हैं, या दराज में बंद करके उनको लॉक करके चले जाते डेलीगेशन नहीं होती ना सर। हैं। करते नहीं है सर, प्रोसीजर तो लिखा हुआ है कानून में, तो सब तरीके लिखे हुए हैं। मतलब जब सदर का लिखा हुआ है कि जब ये कहीं जाएगा तो कायम मकाम बंदा लगाया जाएगा, तो यहां पर भी मतलब हम मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर हमने भी बड़ी जगहों पे काम किया है। जब हमारा बड़ा अफसर नहीं होता था तो हम बाकायदा उसका चार्ज ले लेते थे, वो जी देके सर। भी नहीं जाता था, फिर भी हम उसकी तरह काम करना शुरू कर देते थे जब तक कि वो वापस ना आ जाए। मैंने कई बार इस तरह की ड्यूटी की है। लेकिन मसला ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि ये ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स के अंदर ये क्या बीमारी है। मतलब दिस इज वेरी कॉमन डिजीज, बहुत ही कॉमन है। और मतलब ये है कि यूं कह लीजिए कि जिस चीज को ना करने को दिल कर रहा है ना ब्यूरोक्रेट के, तो वो कोई हीला बहाना करके वहां सीन से गायब हो जाएगा। मतलब हमारे पास ये नादरा का जब प्रोजेक्ट था, तो इसकी
तमाम हायर लेवल्स के ऊपर अप्रूवल थी। प्रेसिडेंट ने भी उसे अप्रूव किया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ने, चीफ ने, हर किसी ने उसको अप्रूव किया हुआ था। लेकिन वो जो ब्यूरोक्रेट बैठा था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, उसको उससे खास तकलीफ थी, क्योंकि उसको कोई हिस्सा उसमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे वहां पे काम करवाने के लिए। उसको हिस्सा नहीं मिल रहा था। उसने जनाब उसके ऊपर साइन नहीं किए, और एक दिन अचानक एक्स पाकिस्तान लीव लेके गायब हो गया। फिर प्रेसिडेंट से ऑर्डर करवा कर उसकी उसका उसकी दराज तुड़वाई गई, वो ऑर्डर निकलवाया गया, और एक और बंदा उधर नॉमिनेट करवाया गया उसकी गैर मौजूदगी में, और उससे हमने काम शुरू किया। ये तो था कि डंडा था हाथ में, अगर ना होता तो वो कभी भी ना निकलता, हो ही नहीं सकता था। तो ये असल में ना, ये हमारे मैन मेड वो अजारादारी असूल हैं जो हमने बना रखे हैं, और ये हीले बहाने करके हम चीजों को इनडेफिनेटली डिले करते हैं और डैमेज कॉज करते हैं। बेसिकली आप अपनी छोटी सी रिश्वत के लिए आप पूरे मुल्क का नुकसान कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, जो बड़ा कॉमन है, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन, हर जगह हो रहा है, आपको दिख रहा है अब तो। जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त दिखता नहीं था, अब तो साफ दिखता है कि यार ये खा रहा है पैसे, और हमारा सबका नुकसान भी हो रहा है, और उसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे भी कुछ नहीं कर सकते। एनीवे, और फिर जनाब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वो होते हैं टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या क्लॉजेस होंगी, वो क्या शराइत होंगी, वो क्या सिचुएशंस होंगी जिसमें इस कॉन्ट्रैक्ट को फौरन टर्मिनेट किया जा सकता। अब वो चीजें लिखी होंगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, टर्मिनेशन क्लॉजेस लिखी होती हैं कि वेंडर डिफॉल्ट कर जाए, या बायर की लीड तब्दील हो जाए, या खत्म हो जाए, या कोई भी हिसाब किताब है, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली कैंसिल भी किया जा सकता है। तो फिर जो डैमेज्ड पार्टी होती है, वो हो सकता है उसका भी लिखा होगे, उसको फिर कितने डैमेजेस भरने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्टर का तो आप कॉन्ट्रैक्ट बंद कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को कुछ ना कुछ पेमेंट तो करे ना उसका नुकसान पूरा करने के लिए। खैर जो भी कोई हिसाब किताब है, लेकिन टर्मिनेशन की क्लॉज बाकायदा तौर पे हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, किन शराइत में इसे टर्मिनेट किया जा सकता। फिर कुछ लीगल इश्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। एक लीगल इशू है वारंटी का। वारंटी क्या क्या मतलब होता है कि जनाब ये जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये मैं लिख के देता हूं कि ये मिसाल के तौर पे हमको मोबाइल खरीदते हैं, वो कहते हैं कि 1 साल की वारंटी है। अब वारंटी में और गारंटी में फर्क है। गारंटी कहती है कि खराब नहीं होगा 1 साल तक, अगर हुआ तो हम आपका नुकसान पूरा करेंगे। नुकसान पूरा करने का मतलब ये नहीं है रिपेयर करके देंगे। आपको जो उससे तकलीफ पहुंची है, आपको जो ज़हनी नुकसान हुआ है या माली नुकसान हुआ है, हम उस मोबाइल की कीमत से बढ़ के आपका वो सारा डैमेज भी पूरा करेंगे। ये होती है गारंटी। वारंटी कुछ नहीं कवर करती। वारंटी कहती है चीज खराब होगी तो रिपेयर कर देंगे, वो भी अपनी टर्म्स के ऊपर, कि जनाब 1 महीना लगेगा, आपका फोन जो है वो हम, आप पहले तो हमारे ऑफिस में आके पहुंचा के जाएं, वो भी हम आपके घर से पिक नहीं करेंगे, ना ही घर पे डिलीवर करेंगे। जिस जगह से आपने वारंटी आपकी है, आपको वहां तक पहुंचाना और वहां से लेके जाना आपकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद अ, अगर रिपेयर होना हुआ तो हम कर देंगे, नहीं तो जो आप दे देंगे। तो वारंटी में वो सिर्फ रिपेयर करते हैं, वो आपको कोई चीज नई नहीं देते। और दूसरी बात ये कि वो आपके जो नुकसान आते हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं यार डैमेज, मेरा तो फोन काम करना बंद करके उसमें मेरा लाखों का डील्स थी और पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट डाटा था, और मेरा तो इतने मिलियन का नुकसान हो गया। वो कहते हैं होता रहे, वारंटी में तो कवर्ड नहीं है, वारंटी में तो फोन कवर्ड है, आपका नुकसान कवर्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है, तो गारंटी का मतलब है कि वो नुकसान भी पूरा करेगा। ठीक है जी। फिर आता है जी वेवर। वेवर क्या है? ये एक लीगली बाइंडिंग प्रोविजन है इन विच वन पार्टी इन इन अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज टू forfeit a claim without other party becoming liable even inadvertently। अब ये लीगल टर्म्स हैं, थोड़ी सी आपको शायद थोड़ी कंफ्यूज करें, लेकिन इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है कि आपने एक चीज मुझको डिलीवर करनी थी इस महीने के एंड तक, और आप नहीं कर सके, नेचुरली आपकी कोई मजबूरी रही होगी, और मैं आपकी मजबूरी से
कन्विंस्ड हूं, मैं समझता हूं कि हाँ यार ये बेचारा, इसका कसूर नहीं है, मगर ये लेट हो गया है या जो भी कुछ है, तो मैं आपको वेवर दे सकता हूं कि अच्छा कोई बात नहीं, हम आपको क्लेम नहीं करेंगे, इसका जो डैमेजेस आप पे डालने थे या जो आपसे आपको फाइन डालना था वो हम आपको नहीं करेंगे, आपको वेवर दे दिया गया। ये वेवर आपको कई जगहों पे नजर आते हैं, गवर्नमेंट में भी कई जगहों पर नजर आते हैं। वो जो आम माफी का ऐलान कर दिया जाता है करप्ट सियासतदानों की, उनको वेवर दे दिया जाता है। ठीक है जी। अब कई दफा कत्ल के मुलजिमों को वेवर दे दिया जाता है, चलो जी आजाद हो गए, जाओ घर जाओ, ये करो और बंदे मारो। फिर आ जाता है जी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की और वो वेवर में भी ना कवर हुई, failure to meet some or all of the obligations of a contract, it may result in damages paid to the injured party। बोथ पार्टीज के लिए है कि अगर आपकी वजह से हमें नुकसान हुआ तो आप हमें पे करेंगे, और अगर हमारी वजह से आपको हुआ तो हम पे करेंगे। लिटिगेशन के पैसे भी दे मांगेंगे, और अदर रेमिफिकेशन, जी हमारी तो बड़ी साख बर्बाद हो गई है तो हमारा नुकसान पूरा करें। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो लाजमी बात है कि वहां पे तो लिटिगेशन हो सकती है। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है उनको तो। एक और इंटरेस्टिंग क्लास है जो शायद आपने सुना हो कभी, सीज एंड डिजिस्ट लेटर। अगर आपकी जो दूसरी पार्टी है आपको लगता है वो किसी इलीगल एक्टिविटीज में, गैर कानूनी हरकतों में वो मतलब इन्वॉल्व हैं, और वो कोई रिश्वत ले रहे हैं, कोई बड़ा कॉमन है ये चीज, बाहर के मुल्कों में भी हमने ये देखी है कि जनाब जिसको हमने वो काम दिया वो रिश्वत ले रहा है पीछे से बैठा हुआ, अपने जी। अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। तो अगर कोई इस तरह की एलिजिडली इलीगल एक्टिविटी हो रही है तो हम फौरी तौर पे एक लेटर इशू करते हैं कि जो कर रहे हो वहीं रुक जाओ, सीज, और डिसिस्ट कि अब नहीं करोगे, आइंदा से आप कुछ नहीं करोगे। इन अ वे ये ऐसा ही है, हम किसी का ऑफिस जाके सील कर देते हैं, वो वहां पे वो काम जो भी कर रहे थे, जो इलीगल एक्टिविटी कर रहे थे वो नहीं कर सकेंगे, वो वहीं फ्रीज हो गया। ये जो चीज होती है ये दरअसल इमीडिएट एक्शन होता है। ये लेटर जब इशू किया जाता है उनको कानूनी तौर पे पाबंद कर दिया जाता है कि अब तुम हिलोगे नहीं अपनी जगह से, क्योंकि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। लीगल एक्शन में तो कुछ टाइम लगेगा ना, कोर्ट में जाएगा केस, सब कुछ होगा, लेकिन हमने उनको लेटर इशू कर दिया है तो ये भी कानूनी है कि आपको हमने सीज एंड डिजिस्ट कर दिया है, इन प्रिविलेजेस में आप नजर ना आए, किसी चीज को आप हाथ नहीं लगा सकते, फैक्ट्री का सारा माल हमने सील कर दिया है, फैक्ट्री को सील कर दिया है। ठीक है जी। अब जनाब कानून अपना एक्शन लेगा। ये रेमिफिकेशन क्या होती है? रेमिफिकेशन है कि जो नुकसानात हैं आपके हुए हैं, आपको ज़हनी दबाव हुआ है, आपका माली नुकसान हुआ है, वो जितने भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंजर्ड पार्टी को जो नुकसानात हुए हैं वो दिल खोल के अपना उसका बदला मांग सकते हैं। इन फाइनेंशियल टर्म वो उसका बदला मांग सकते हैं। मतलब इट्स नॉट दैट कि जी आपने कंपनी का इतना नुकसान कर दिया बस इतना भर दें, नहीं, वो कहेंगे जी हमारी कंपनी ने तो और भी बड़े काम करने थे जो इसकी वजह से रुके हुए थे, तो उन ओदा भी खर्चा कटो, उससे जो भी असरात कहीं दूर तक भी जाते हैं, रेमिफिकेशंस जो हैं वो उन सब के सब का खर्चा दो। अच्छा जी, फिर है प्रोसेस एजुकेट एंड कम्युनिकेट क्लेम्स। क्लेम कैसे एजुकेट के प्रोसेस किए जाते हैं, कम्युनिकेट किए जाते हैं। जब भी कोई कंटेस्टेड चेंजेस होती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में, एंड पोटेंशियल कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इंक्लूडिंग लैक ऑफ एग्रीमेंट ऑन कंपनसेशन ऑफ चेंज फॉर चेंज, या लैक ऑफ एग्रीमेंट दैट चेंज अकर्ड। मतलब बाहर की एक पार्टी कह रही है कि चेंज, ये तो चेंज का केस बन गया है, दूसरी कह रही है हमारे कागजों में तो नहीं बना है। मतलब जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए उन कंस्ट्रक्टिव चेंजेस में जो वहां पे हम क्लेम कर रहे हैं कि आपको तो ये करना चाहिए था, आपके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, दूसरा कहता नहीं कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमें नहीं करना चाहिए था, तो ये वो केस आ गया है जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है और हम स्टैंड स्टिल पे आ गए हैं। अगर इसको हम आपस में रिजॉल्व ना कर सके तो हमें फिर आर्बिट्रेशन के लिए जाना ही पड़ेगा। हमने जो अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म, कि किसके पास जाएंगे और ये करेगा, वो फैसला करेगा, जो वो कहेगा वो हम मानेंगे।
अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और बड़ी पथेटिक हरकत है। पाकिस्तान में जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लिखी होती है। गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना किसी बेचारे कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स में ये बात लिखी होती है कि जनाब जो भी गवर्नमेंट की साइड पे जो जो डिपार्टमेंट है उसका हेड जो है वो आर्बिट्रेटर होगा, मतलब आखिरी फैसला उसका माना जाएगा। तो इससे ज्यादा इनजस्टिस क्या हो सकता? मतलब आपको इम्पार्शियल बंदा रखें, आप तो पहले से ही जज अपना बिठा के बैठ गए हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो जो ये कहेगा वो मानना पड़ेगा। क्यों भाई, इम्पार्शियल बंदा क्यों नहीं लगाते? तो ये एक बड़ी क्रिमिनल किस्म की हरकत है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होती है। ऑल दो वो कहते हैं जी हम तो अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर की तो हमेशा मारा जाएगा। आप झगड़ा डाल के बैठ जाएंगे, आखिर में फैसला आप ही के बॉस ने करना है। तो वो अगर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करने का इंचार्ज है तो फिर तो जस्टिस की तो कोई सूरत नजर नहीं आती। सेटलमेंट थ्रू निगोशिएशंस इज प्रेफर्ड। आपको एडीआर में जाना ही नहीं चाहिए, अव्वल तो आप आपस में ही मसले को हल करें। और लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए लिटिगेशन, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था एटलीस्ट हमारे जैसे माहौल में पाकिस्तान में लिटिगेशन गेट्स टू नोवेयर। खासतौर पर जो इंजर्ड पार्टी है वो बेचारी रगड़ती रह जाती है पूरी जिंदगी, लेकिन उसको कभी कुछ नहीं मिलता। और जो दूसरी अपना गिल्टी पार्टी है वो मौजा मारती फिरती है, उसकी परवाही उसको कोई नहीं होती। तो ये जेहन में रखिए कि जब भी कभी कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो, खासतौर पे पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर, तो अ, मेरा ख्याल है कि बहुत केयरफुल होकर काम करना पड़ेगा। अगर आप एक सच्चे और ऑनेस्ट आदमी हैं तो आपके साथ जो होने वाला है वो आपको लग आ जाएगा। इसलिए बेहतर यही है इस कि अगर आप ऑनेस्ट आदमी हैं तो इस पड्डे में पड़े ही ना। ये गवर्नमेंट के साथ किसी और के साथ किसी किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दे आर वेरी इमोरल भी। सर इस चैप्टर की कितनी स्लाइड्स बाकी हैं? ये तकरीबन खत्म हो गया जी। अच्छा जी, ये ये सब कुछ जो कुछ किया है इसकी रोशनी में हम अपने जो जो चीजें चेंज करनी है, स्कोप को है, टाइमलाइंस हैं या कॉस्ट वगैरह है, उनको हम चेंज कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं प्रोजेक्ट प्लान को। एजाइल की सूरत में ये है कि वो तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है। एजाइल टीम माइट रिमूव लोअर वैल्यू डिलीवरेबल्स फ्रॉम द स्कोप इन कंसिडरेशन विद क्या कहते हैं उसके, कस्टमर के साथ प्रोडक्ट ओनर की बात हो रही है, वो अपनी मर्जी से चीजें निकाल सकता है, डलवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो हमारा मसला नहीं है। मसला सिर्फ है प्रोडक्टिव के अंदर, जहां पे हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को चेंज की सूरत में अप्रोप्रिएट करना पड़ता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं, आप करने हैं या मैं इनको छोड़ दूं? नहीं करते हैं सर, क्वेश्चन तो करने हैं। मैं ओके। इसलिए कह रहा था, पूछा इसलिए था क्योंकि वो सफदर साहब का मैसेज था चैट में, तो हाँ, इसलिए पूछ ब्रेक रहा था करनी कि है सर। वो सर चले सॉरी, मैं ब्रेक चैट लीजिए। बहुत कम देखता मेरे हूँ। भी। ब्रेक करनी है तो ये क्वेश्चन करने फिर करते हैं। जी। जी सर। Stakeholder is conversing with you regarding a potential change to a specification which best exemplifies active listening by you। अब आपको ये पढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा दिया, एक्टिव लिसनिंग आपको पहले ही आती है, आप खुद बता दें कि इसमें से कौन सा सही जवाब है। हम्म। पहला वगैरह है कि कस्टमर चार्ली। को आपने कुरियां वटनी है, स्टेयरिंग इंटेंटली इनटू देयर आईज। अच्छा, पेइंग क्लोज अटेंशन टू द बिहेवियर ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स। नहीं। दूसरे स्टेक होल्डर्स की तरफ देखना शुरू कर दें। बेवकूफों वाली बातें क्यों? आस्किंग रेलिवेंट फॉलो अप क्वेश्चंस, दिस शोज अटेंटिवनेस। फिर करेक्टिंग स्टेक होल्डर एज सुन एज यू कैन, मतलब आपने निगेट करना है वो जो कह रहे हैं, नहीं नहीं सर नहीं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जी ये वाली बात, कि वो मतलब एक कुछ लोगों के मुंह के अंदर ना लगी होती है। आप उससे जो मर्जी बात कर लें, आप बताएं कुरान में ये देखते हैं नहीं, मगर ये, मगर वो जिनके मुंह में नहीं लगी होती है ना, वो ये लोग हैं करेक्टिंग स्टेक होल्डर एज सुन एज यू कैन। ओ भाई, तुम कोई अफलातून के बच्चे हो, तुम कम से कम मुंह के आगे यस तो रखो। वो गलत भी बात कर रहा है, आप उसे कहें कि हाँ आप अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मेरी राय ये है। जो बंदा नेगेटिव से शुरू करता है ना अपना फिक्रा, वो एक नेगेटिव पर्सन।
बैरियर क्रिएट कर देते हैं हम। वो बैरियर क्रिएट करते हैं वो। और मैं आपको एक बड़ी मजेदार एग्जांपल दूं। मतलब मैं नेचुरली सुनता रहता हूँ लोगों को भी। एक हमारे वो हैं शाहिद मसूद साहब। जी जी। शाहिद मसूद का हर फिक्रा ना से शुरू होता है। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, मतलब वो बड़े एक जमाने में मैं बड़ा उसको सुनता भी रहा हूँ, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व बड़ा मैं करता था कि जब भी उसे दूसरी एंकर जो है कोई क्वेश्चन करती है तो वो ना करके तो फिर आगे बात बढ़ाता है। मतलब ये समझते कि वो अकल कुल है, वो जो कहेगा वो बाकी सारे बांदर के बच्चे हैं, वही सही बात कर रहा है। तो वो ये डॉक्टर भी है। बिल्कुल एक गंदी अप्रोच है। वो डॉक्टर भी है ना सर। उससे डॉक्टर होने से क्या होता है? डॉक्टर से तो पढ़ा लिखा है तो उसे और ज्यादा हम्बल होना चाहिए। तो हमारे यहाँ हम्बल नहीं होते हैं, हमारे यहाँ जाहिल होते हैं बुनियादी तौर पर। तो खैर पता चल ही गया होगा वो सही आंसर क्या है इसमें से। जी सी। सर, चार्ली। सी वो इज द पहले भी करेक्ट डिस्प्ले हो आंसर। गया था। बिल्कुल। हम्म, So during a meeting, you pay close attention to the emotions of yourself and others as the discussion gets heated. Which interpersonal skills are you leveraging? And you pay close attention to the emotion of yourself and ए। A is the correct answer क्योंकि जहां yes, इमोशंस की बात हो रही है। correct. बस ये डन हो गया। अब हम ब्रेक कर सकते हैं। और कितनी ब्रेक करनी है सर? सिगरेट ब्रेक 10 मिनट लंबी। तो मेरे लिए तो जहान है 10 मिनट। अच्छा। आप पूछ, आप रॉय साहब से पूछ लें, तारे साहब से पूछ लें। नहीं नहीं सर, जो बस जो सर आप हमारे पास बताएं। यही टाइम बचा है, हम क्विकली ब्रेक कर लेते हैं 10 एक मिनट की। और जी देन सर। वी कैन गेट ठीक। बैक। राइट सर। और ओके, फिर हम कोशिश परफेक्ट। करते हैं इसको बाकी खत्म करने। या श्योर। सी यू थैंक आफ्टर यू। 10 मिनट्स। Okay. यस।